हेलो। नमस्कार साथियों। मैं आपको शेयर बाजार मास्टर क्लास में स्वागत करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग शेयर मार्केट को सीखना प्रारंभ करेंगे। हम लोग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। आगे आपको चलकर स्टॉक एनालिसिस करने को सीखने को मिलेगा। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग का हर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस सीरीज को कितना प्यार दिखाते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे। मतलब शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। मतलब कोई आदमी गांव देहात से आता है या उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो शेयर मार्केट को क्या समझे। मतलब कैसा है शेयर मार्केट, क्या चीज होता है शेयर मार्केट, होना चाहिए क्वेश्चन। जैसे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। अगर आपके दिमाग में ये सारा क्वेश्चन नहीं आता है या आप इस क्वेश्चन को बिना जाने ही शेयर मार्केट में उतरते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन नुकसान आपको जरूर होगा। तो हम लोग शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो एक राम नाम का लड़का है, ठीक है। एक राम नाम का लड़का है। वो अपना पढ़ाई करने दिल्ली में गया है। हाँ हाँ, वही यूपीएससी वाला तैयारी करने गया है, सही बोले आप। तो वहाँ पे क्या होता है ना, खाने पीने का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और उसको पिज्जा खाना बहुत पसंद है और उसके दोस्तों को भी पिज्जा खाना पसंद है। तो ये लोग हमेशा पिज्जा खाने जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उन लोग शाम को टहलते टहलते पिज्जा खाने अपने दोस्तों के साथ वो राम जाता है। तो वहां पे पिज्जा वो बनते हुए देख पाता है, देख लेता है। तो क्या होता है कि उसके दोस्त और वो भी पिज्जा तो खा लेता है, ठीक है। क्योंकि पिज्जा बहुत गंदगी से बन रहा था, मतलब साफ सफाई का उतना प्रॉपर ध्यान नहीं था। जैसे जो उसमें जो मटेरियल होता है, प्याज वगैरह, वो सब ऑलरेडी कटा हुआ, एक एक दिन पुराना, दो दो दिन पुराना का यूज किया जा रहा था। तो वे लोग खा के तो आ गए, लेकिन राम पता नहीं कैसे तो बीमार हो गया। हालांकि वो पिज्जा उसी दुकानदार के पास खाने जाता था, लेकिन उस दिन वो बीमार हो गया। शायद उसने गंदगी को देख लिया होगा। तो कभी कभी बीमारी क्या होती है ना, साइकोलॉजी भी हो सकती है। तो वो बीमार हो गया। इलाज कराने के बाद वो ठीक हुआ, ठीक तो हो गया। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसने सोचा कि हमारे जैसे कितने स्टूडेंट लोग पिज्जा खाने जाते हैं और ये सब खराब खा खा के, खराब गंदगी वाला चीज खा खा के वो बीमार हो जाते होंगे। तो उसके दादाजी, उसके माता पिता तो किसान थे, लेकिन उसके दादाजी का जो जॉब था उस आर्मी में था। लेकिन उस टाइम तक वो रिटायर हो गए थे। तो उनको सैलरी या पेंशन कहिए, पेंशन उनको उस साल मिला 50,000। तो उसने आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं पिज्जा बनाऊं और खुद खाऊं और अपने दोस्तों को भी खिलाऊं।
लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं पिज़्ज़ा बनाकर दोस्तों को बेचूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे। तो उसने शुरुआत में जब पिज़्ज़ा बनाया तो क्या वो मतलब अपने खाने के लिए बनाया था। खुशनसीबी देखिए कि उसके सारे दोस्तों भी वहीं पे आ गए, क्योंकि उन लोग को पिज़्ज़ा खाने जाना था बाहर। तो ये सब साथ राम भी उनके साथ ही हमेशा जाता था पिज़्ज़ा खाना। लेकिन उस दिन राम पिज़्ज़ा जानबूझकर खुद बनाया था। टेस्टी भी था, काफी अच्छा टेस्टी था। ऐसे तो राम नॉर्मल खाना खुद से ही बनाता था, लेकिन पिज़्ज़ा खाने इन लोग पहले बाहर जाया करते थे। तो उनके दोस्तों ने को भी उसने पिज़्ज़ा खिलाया। दोस्त लोग ही खुद मांग के खाएं कि क्या मैं खा सकता हूँ, तो राम ने बोला बिल्कुल, और बहुत टेस्टी लगा। तो दोस्त लोग बोले कि क्या आप रोज हमें पिज़्ज़ा बना के खिला सकते हैं, आपका जो भी खर्चा लगता है तो आप मांग लीजिएगा। चूंकि वहां पे जो बाहर जब उन लोग पिज़्ज़ा खाने जाते थे तो वो पिज़्ज़ा उन लोग को लगभग लगभग 150 रुपया का पड़ता था। इतना का एक पिज़्ज़ा बनता था, 150 रुपया का। तो राम ने बोला कि हाँ हो जाएगा। मेरा पिज़्ज़ा में जो खर्च मेरे को लगता है वो 110 रुपया लगता है। तो उनके दोस्त भी सोचे कि हाँ, पिज़्ज़ा भी टेस्टी है, स्वादिष्ट है, साफ सफाई के साथ है और सस्ता भी है, 40 रुपया। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर दोस्त से ये बात, पिज़्ज़ा वाली बात और दोस्तों को भी पता चली। और देखते देखते उसके यहाँ पिज़्ज़ा बहुत लोग खाने आए। तब तक वो दुकान टाइप का खोल चुका था। तो वो लगभग लगभग रोज 25 से लेकर 40 लोगों को पिज़्ज़ा रोज खिला देता था वो। फिर उसने आइडिया लगाया क्यों ना जब मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ वो बात को और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जो पोस्टर भी उसने बहुत जगह साटा, कॉलेज के आसपास, अपने कॉलेज के आसपास, क्योंकि वो क्लास भी जाता था, और ट्यूशन के आसपास। क्योंकि आपको तो पता ही है जो भी यूपीएससी तैयारी करते हैं तो वो मेनली ट्यूशन के लिए जाते हैं वहाँ पे दिल्ली पे। कॉलेज वो आसपास इसलिए एडमिशन लेते हैं ताकि अगर कोई एग्जाम देना हो तो तुरंत दे दे, वहीं पे जाके घर आना जाना ना पड़े। तो उन्होंने पोस्टर सारे जगह चिपका दिया। तो पोस्टर तो चिपका दिया, तो देखते देखते उसका 40 कस्टमर से लेकर 200 कस्टमर हो गया। हालांकि 200 कस्टमर को डेली संभालना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो अकेला था। तो जो भी प्रॉफिट हुआ था अब तक 40 वो पिज्जा रोज बेचने से, उसके बलबूते उसने 4-5 स्टाफ रख लिया। फिर धीरे धीरे देखते देखते उसका पिज्जा का व्यापार बहुत प्रसिद्ध होने लगा और लगभग लगभग पूरे शहर से वहीं पे पिज्जा खाने आने लगे। तो उसके लिए उसको पूंजी चाहिए था, क्योंकि उसको रेंट लेना पड़ेगा, होटल खोलना पड़ेगा। होटल जैसे सेटअप कैसे होता है उस टाइप का उसको सेटअप करना पड़ेगा। 5 स्टार टाइप का उसको होटल बनाने का मन था। तो उसने अपने दोस्तों से कर्जा लिया, ठीक है, और उसके मदद से अ, अपना व्यापार को आगे बढ़ाया, पिज्जा का व्यापार को आगे बढ़ाया। और जो भी प्रॉफिट होता उसमें से अपने दोस्तों को पैसा अ, वापस कर देते। अब उसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने पिज्जा का व्यापार को और बड़े बड़े शहरों तक पहुंचा। जैसे अभी मेरा पिज्जा का व्यापार दिल्ली शहर पे चल रहा है, तो क्यों ना मैं कोलकाता जाऊं।
क्यों ना मैं चेन्नई जाऊं या अन्य शहर जाऊं, जो भी भारत के नामी नामी शहर हैं वहां तक जाऊं। तो उसको पूंजी चाहिए था 100 करोड़, और उसके दोस्त और रिश्तेदार में इतना पैसा देने वाला कोई नहीं था। तो गया बैंक, बैंक ने उसका टर्नओवर ये सब जाना। तो उसने बताया कि मेरे को साल भर में अभी अभी मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम और अलग अलग शहर में जाएंगे तो मेरा वो अनुमान है कि हमको, क्योंकि 10 करोड़ आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 शहर तक फैलना चाहता था, बड़े बड़े शहरों तक। तो बैंक ने पूछा कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो उसने बोला कि 100 करोड़, राम ने। तो बैंक कैलकुलेट करता है, तो 10 × 10, तो मतलब मोटा मिसाल, मतलब लगभग, अगर ये चाहे तो 1 साल में मेरा पैसा वापस कर देगा। कैसे? क्योंकि उसको 10 करोड़ चाहिए। तो मान लीजिए अगर 10 करोड़ उसका प्रॉफिट हो जाएगा तो 1 साल में तो आराम से उसको चुका ही देना चाहिए पैसा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही मिला के 120 करोड़ हो जाएगा। तो 1 साल में तो उसका पैसा बैंक का चुकता हो जाएगा। तो बैंक तैयार हो गया, और पैसा उठाने के बाद वह उसका पिज्जा का बिजनेस वहां पे भी गर्दा चल पड़ा, मतलब बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न मैं इस अपने पिज्जा के बिजनेस को बाहर भी पहुंचाऊं। क्योंकि उसने गौर किया कि बहुत सारे लोग जो बाहर से, मतलब जो अमेरिका में जॉब करते हैं बाहर के, हमारे देशवासी मतलब भारतवासी, तो जब भी आते हैं तो अपने यहाँ के लिए पिज्जा ले जाते हैं, यही पिज्जा को। तो वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो बैंक पास गया। बैंक को बोला कि हमको 1,000 लोन में चाहिए। तो बैंक देखता है, इसका हिस्ट्री देखता है, तो पहले का ऊर्जा पूरा टाइम पर चुका दिया था। तो बैंक वाले लोग तो बहुत प्रसन्न हुए इस पर। लेकिन इनसे पूछा गया कि आपको बिजनेस बढ़ाने पर आपको प्रॉफिट कितना होगा महीने का। तो राम ने बोला कि मुझे प्रॉफिट होगा 50 करोड़ महीना। तो आपको कितना चाहिए? हमको 1,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो आपको कितना चाहिए? खैर छोड़िए, मैं यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। कुछ इशू आ गया है तो इसको छोड़िए। तो उसको उन्होंने बोला, बैंक ने बोला कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो 1,000 करोड़। अब आपका प्रॉफिट मंथली कितना होगा? 50 करोड़। तो इन्होंने कैलकुलेट किया। तो बैंक को लगा कि 1 साल में तो ये मेरा पैसा चुकता नहीं कर पाएगा, तो हमको और ज्यादा साल वेट करना होगा। तो बैंक ने बोला
कि सर हम आपको 1,000 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपको 500 करोड़ चाहिए तो बोलिए। क्योंकि हम मानते हैं कि आपका बिजनेस काफी अच्छा है, आपने पहले भी हमारा आपने क्रे जो लोन है उसको चुकाया है, इसके लिए ठीक है, लेकिन अभी हम आपको 500 करोड़ तक दे सकते हैं। तो राम ने बोला कि ठीक है, हम सोच के बताते हैं। अब वो घर आ जाता है राम। तभी उसका एक दोस्त था जो सीए था, चार्टेड अकाउंटेंट था। तो चार्टेड अकाउंट बहुत दिन के बाद उसने अपने राम दोस्त के पास फोन किया था। वो जो उसका जो चार्टेड अकाउंटेंट दोस्त था, उन्होंने सीए ने, तो राम ने अपना प्रॉब्लम बताया। तो सीए बहुत हंसा, कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको पैसा लेने के लिए तुमको मार्केट में जाना चाहिए। राम को बोला कि कौन सा मार्केट जाना चाहिए, तो शेयर मार्केट जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तुम अपना कुछ हिस्सा कंपनी का, कुछ हिस्सा मार्क मतलब शेयर होल्डर को दे सकते हो, और उसके बदले में पैसा ले सकते हो, और उस पैसा को तुम अपने बिजनेस में लगा सकते हो। मतलब मतलब कहने का मतलब है कि मान लो अगर तुम्हारा कंपनी 100 रुपया का, मतलब कंपनी के 100 हिस्सा है, तो 10 हिस्सा तुम, मतलब तुम्हारा हिसाब से जो वैल्यूएशन होगा उस हिसाब से तुम अपना हिस्सा बेच सकते हो और उसके बदले में पैसा उठा सकते हो, और तुम अपने बिजनेस में लगा सकते हो। और जिस हिस्सा के अनुपात में तुमने शेयर को बेचा है, उस हिसाब से तुमको प्रॉफिट देना होगा, बाद बाकी सारा प्रॉफिट तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम शेयर के अधिकतम भाग का तुम ही मालिक रहेगा। वो राम ने क्वेश्चन पूछा कि ये शेयर मार्केट बैंक से अलग कैसे है पैसा उठाने के लिए। तो बैंक राम के सीए दोस्त ने तुरंत कहा कि जैसे कि तुम बैंक से जब पैसा उठाते हो तो तुम्हें चुकाना होता है, लेकिन जब तुम शेयर मार्केट में पैसा उठाते हो तो तुम्हें चुकाना नहीं होता है कुछ भी, और तुमको प्रॉफिट शेयर करना होता है। वो राम को अब समझ में आया कि मतलब शेयर मार्केट। तो ये स्टोरी को यही खत्म करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक मोटा मिसाल आपको शेयर मार्केट समझाने का कोशिश किया। शेयर मार्केट में आदमी लोग, मतलब कंपनी कैसे क्यों लिस्ट होती है, लिस्ट होने का मेन रीजन क्या होता है, वो समझ में आया। तो हम लोग कुछ बेस, और हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें को जानना है, हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को आंसर देते हैं। क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? नहीं, बिल्कुल भी जुआ नहीं है। बस आपको नॉलेज को यूज करना जरूर, बहुत जरूरी है। क्या आपको लाख रुपया चाहिए शुरुआत करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मिनिमम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वाई, और थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वाई डू प्राइस गो अप एंड डाउन? मतलब शेयर का भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? तो शेयर का शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। फिर भी एक मोटा मिसाल मैं बताता हूँ। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे दो कारणों से हो सकता है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पहला पहला ये है कि जब शेयर की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। कहने का मतलब आगे समझ में आएगा पूरा डिटेल में।
अ, सी- मतलब कहने का मतलब है, जैसे इसको ऐसा समझिए, जैसे कि इस मान लीजिए इस दुनिया में 10 आलू हैं, लेकिन खरीदार आपको 20 आलू के मिल गए, तो उस आलू का दाम कम नहीं होगा, जो दाम है उससे दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 10, मेरे पास 10 आलू ही है और हमको खरीदार 20 मिल रहे हैं, तो इसको डिमांड सप्लाई कहते हैं। दूसरा होता है कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस, मतलब हर एक कंपनी जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, उसका रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है। आपने सुना होगा कि हाँ, ये टाटा इतना प्रॉफिट हुआ, टाटा का मोटर का टाटा मोटर का इतना गाड़ी बिक्री हुआ, इस टाइप का आप न्यूज़ सुनते रहेंगे। ये सारे न्यूज़ शेयर मार्केट में बहुत यूज होते हैं, तो वो हम लोग आगे के स्लाइड में या आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं शेयर क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि शेयर मार्केट आखिर बनता कैसे है, कंपनी लिस्ट कैसे होती है। उसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जैसे कि ऐसा कंपनी का इमेजिनेशन कीजिए जो पिज्जा बनाता हो। अब कंपनी को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, तो और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में ही बताया, ग्रो करने के लिए पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको मटेरियल भी तो लेना होगा, जो कच्चा माल होता है पिज्जा बनाने के लिए, प्लस में उसको रेंट उंट भी तो देना होगा। जैसे मान लीजिए रेंट लेना होगा, फिर स्टाफ लेना होगा, तो वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेने के बजाय वो पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक को शेयर मिलता है, और शेयर का वो मालिक बनते हैं पब्लिक, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है कंपनी को, और वो कंपनी अपना पैसा को कंपनी को बढ़ाने में लगाता है। ये हमेशा नहीं होता है, आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ कुछ ऐसे कंपनी, मतलब पहले हमको बेसिक टर्म समझाने की कोशिश कीजिए। मार्केट में आता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी मुझे समझाना होगा। आईपीओ इस सब का आपने नाम सुना होगा, वो सब मैं आगे के स्लाइड में सुनाऊंगा, बताऊंगा। तो बाइंग शेयर का मतलब होता है ओनिंग पार्ट ऑफ बिजनेस। ये किसके लिए है? पब्लिक के लिए। जब पब्लिक शेयर को बाय करता है तो उसका उस हिस्से शेयर का मालिक वो बनता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंपनी नीड्स मनी टू ग्रो, ये हमेशा के लिए नहीं होता है सही। कुछ पार्ट होता है, कभी कभार हम एग्जाम्पल दे के बताएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब कंपनी पैसा उठाती है आईपीओ के माध्यम से, तो कंपनी पैसा उठाने का दो रीजन होता है। एक, कंपनी को ग्रो करने के लिए, और जो उस पर पहले के इन्वेस्टर है, जैसे कि याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो पिज्जा वाले राम ने डायरेक्ट बैंक से या शेयर से, मतलब शेयर मार्केट से पैसा नहीं उठाया था। किससे उठाया था? पहले अपना दोस्त से उठाया था। तो वो दोस्त लोग भी तो उस कंपनी का अभी तक ले इन्वेस्टर होंगे ना, क्योंकि मुसीबत में जो पैसा दिया था, उस कंपनी का कुछ हिस्सा तो उनके पास भी होगा। तो उनका मन कर रहा है बाद में, जब वो शेयर मार्केट में, जब राम अपना कंपनी को लिस्टेड करने का कोशिश कर रहा है, तो उनका मन हुआ, उनको इमरजेंसी हो गया, तो उस टाइम वो पैसा अपना शेयर बेचकर पैसा पब्लिक से लेकर निकल सकते हैं। इसको कहते हैं ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर लेक्चर छोड़ के आप लोग भाग जाएंगे। तो चलिए आगे छोड़ते हैं। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन होना चाहिए कि शेयर खरीद बिक्री कहाँ होता है? तो बीएससी का आपने नाम सुना होगा, एनएससी का नाम सुना होगा, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी स्टैंड फॉर, और एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
अच्छा, इसका एक इंडेक्स भी होता है, मतलब अगर आपको मार्केट को समझना है कि आज मार्केट ऊपर है कि नीचे है, तो आपने सेंसेक्स का चार्ट देखा होगा या सुना होगा कि आज सेंसेक्स इतना पॉइंट से ऊपर है, निफ्टी 50 इतना पॉइंट से ऊपर है, इतना पॉइंट से नीचे है। तो इसको देख के आप एक मोटा रफ आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। ये मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगा, क्योंकि सारा चीज क्या है ना, सीक्वेंस का है। अगर आप लोग सीक्वेंस से भटकिए तो आप भटकिएगा तो आप लोग कुछ नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हम लोग को सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो हम लोग एनएससी बीएससी में अथी करते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से समझ लीजिए ना, एक बाजार है, एक बाजार है जहाँ पे डिफरेंट दुकानदार अपना अपना माल खरीद बिक्री कर रहा है। मंडी कैसे होता है, एक मंडी है। तो इसको एनएससी बीएससी को आम बोलचाल भाषा में समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए, मंडी है, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज, शेयर मार्केट एक्सचेंज। नाम से ही आपने देखा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी दोनों का मुख्यालय बम्बई में है। दलाल स्ट्रीट का आपने नाम सुना होगा। जैसे कि यूएस का जो शेयर मार्केट को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं उसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, और जो इंडिया का जो मार्केट है वो जहाँ जिसको कहते हैं उसको दलाल स्ट्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? दलाल स्ट्रीट। ये हमारे जानकारी के लिए है, इसका यूज कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दिया दे रहा हूँ कि जैसे कि अमेरिका के लिए वॉल स्ट्रीट है, तो उस इस तरह से इंडिया के लिए दलाल स्ट्रीट है, ठीक है। दलाल नाम सुन के आपको लगता है खराब, लेकिन ये हिंदी वर्ड है। आप ये कुछ खराब वर्ड नहीं है। दलाल, दलाल मतलब होता है खरीद बिक्री करने वाला, ठीक है। अब एनएससी बीएससी तो है, एक्सचेंज है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? उसको तो रेगुलेट करता है आपको सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्या करता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कि इन्वेस्टर से फ्रॉड ना हो जाए। फ्रॉड को बचाता है। फ्रॉड को कैसे बचाता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कुछ बिजनेस करती ही ना हो, और वो क्या डायरेक्ट वो लिस्ट हो सकती है? मतलब वो अपने शेयर को बेच सकती है? नहीं, क्योंकि उसको सेबी देख रहा है कि उसका बिजनेस क्या है, और कोशिश करता है कि वो समान फील्ड का खेल हो। मतलब कहने का मतलब फेयर प्ले का खेल हो। मतलब कहने का मतलब सबके साथ समान रूप से भेदभाव किया जाए। ऐसा ना हो कि एनएससी में या बीएससी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, और जो आम पब्लिक से पैसा लूटा जा रहा है। जैसे कि आपको पता भी होगा, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या करते हैं उसको रिटेलर इन्वेस्टर करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड ये सब करते हैं उसको डीआईए कहते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा। और जो बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर से विदेश से जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उसको एफआईए कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर। तो उन लोग के पास बहुत सारा डाटा होता है, तो वो लोग चाहेगा तो मार्केट को तुरंत मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सबको रेगुलेट से भी करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे फ्रॉड होता है, ये सब हम लोग आपको बताएंगे। ये शेयर मार्केट का ही पार्ट है, कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। अगर ये सब आपको जानकारी नहीं है तो आप एक समझदार और सही इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और जो सेबी का कॉन्सेप्ट है, शायद मेरे विचार से हर्षद मेहता या इस टाइप का जो स्कैम हुआ था उसके बाद इसको लाया गया था, या इसको और स्ट्रिक्ट रूप से लागू किया गया था। सेबी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि मार्केट को भी रेगुलेट करे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे भी पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बन गया था। लेकिन सेबी आज़ादी के बाद, कहने का मतलब है इसके बाद ही आया था, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग
हम लोग अगले वीडियो में हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, व्हाट आर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये समझेंगे। और डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक्सचेंज के बारे में अभी पढ़ा ना। डीमेट का कॉन्सेप्ट आप लोग को लगता होगा कि एंजल वन, ठीक है ना, एंजल वन या ग्रो, ये सब आपका डीमेट अकाउंट है। वो डीमेट अकाउंट नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डीमेट अकाउंट कोई दूसरा होता है। जो एंजल वन और ग्रो ये सब है, इसको ब्रोकर कहा जाता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छा अच्छा स्लाइड बनाने में अपना टाइम दे सकूं। देखिए मैं जल्दी में स्लाइड बनाया हूँ, ठीक है। स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट का बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। आज के लिए इतने ही रखते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग शुरू से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, ये मैं आपके भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, जब मैं पूरा सिखा दूं तभी आप लोग शेयर मार्केट में उतरिएगा। थैंक यू।